हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। आज के टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे डिस्टेंस हाइब्रिडाइजेशन, मतलब कि दूरस्थ प्रसंकरण। डिस्टेंट हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, इसके प्रोसेस कैसे होते हैं, इसके कितने टाइप होते हैं, सबको देखेंगे। ठीक है, अच्छे से समझने के लिए वीडियो के एंड तक बने रहिए। और चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। आप लोग पूरा वीडियो नहीं देखेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा कि कहाँ पे क्या हो रहा है, क्योंकि इसका पूरा प्रोसेस होता है। इसके दो टाइप होते हैं। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो देखेंगे डिस्टेंट हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है। एक ही वंश के, एक ही जीनस के दो अलग अलग पेरेंट्स के बीच या दो भिन्न जेनेरा वाले, अलग अलग जेनेरा वाले पेरेंट्स के बीच कराए जाने वाले जो हाइब्रिडाइजेशन की प्रोसेस होती है, उसी को ही डिस्टेंट हाइब्रिडाइजेशन कहते हैं। एक ही वंश के दो अलग अलग जनकों के बीच या दो भिन्न वंश, या तो एक ही वंश के दो अलग अलग जनक होंगे या पेरेंट्स होंगे, या दो भिन्न वंश के अलग अलग पेरेंट्स या जनक होंगे, उनके बीच में जो क्रॉस कराया जाता है, जो संकरण हाइब्रिडाइजेशन कराया जाता है, उसी प्रक्रिया को ही हम डिस्टेंट हाइब्रिडाइजेशन या दूरस्थ प्रसंकरण कहते हैं। यह जो क्रॉस होती है वो डिस्टेंस क्रॉस या वाइड क्रॉस के नाम से भी जाना जाता है। वाइड क्रॉस मतलब कि विस्तृत क्रॉस, और डिस्टेंट मतलब दूरस्थ क्रॉस। और डिस्टेंट रिप्रोडक्शन दो क्लोज्ड स्पीसीज, मतलब जो दो नज़दीकी जातीय वाले होते हैं, नज़दीकी प्रजाति के जो डिस्टेंट रिप्रोडक्शन होती है, उन दोनों के बीच या दो जो क्लोज्ड जेनेरा मतलब कि नज़दीकी वंश के बीच में ज़्यादा सफल हो पाता है, यह क्रॉस डिस्टेंस क्रॉस। क्रॉस में प्रयुक्त जातियों या वंश के आधार पर इसे दो प्रकारों में बांटा जा सकता है। फर्स्ट है अंतराजातीय प्रसंकरण, मतलब इंटर स्पीसीज हाइब्रिडाइजेशन, और सेकेंड है अंतरवंशीय प्रसंकरण, इंटरजेनेटिक हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, ये बाई लैंग्वेज है, मैं जो पढ़ा रही हूँ जो बाई लैंग्वेज है, तो आपको हिंदी में भी समझ में आता है तो आप हिंदी में भी क्लास कर सकते हो, एंड इंग्लिश में आता है तो इंग्लिश में भी। चलिए, टाइप ऑफ इंटर स्पीसीज क्रॉसेस, मतलब F1 पौधों की निषेचन क्षमता जो होती है, जो फर्टिलाइजेशन क्षमता होती है, उसके आधार पर अंतराजातीय संकरण को तीन शीर्षकों में विभाजित किया जाता है। तीन प्रकार, मतलब उसके प्रोसेस के तीन स्टेप होंगे। किसके? इंटर स्पीसीज हाइब्रिडाइजेशन के। ठीक है, सबसे पहला क्या होगा? फुली फर्टाइल क्रॉस, पूर्ण उर्वर क्रॉस। दूसरा आंशिक रूप से उर्वर क्रॉस, मतलब कि पार्शियली फर्टाइल क्रॉस। और तीसरा जो है पूर्णतः बंध्य क्रॉस, मतलब फुली स्टेराइल क्रॉस। देखिए, पहले तो हम इसी को देखेंगे, फुली फर्टिलाइल जो क्रॉस है। फुली फर्टाइल क्रॉस क्या होता है? क्रोमोसोमल होमोलॉजी की स्थिति वाले जातियों के बीच में संपादित संकरण से प्राप्त संतति पीढ़ी निषेचन क्षमता से पूर्णतः परिपूर्ण होती है। ऐसे क्रॉस वेट, मतलब जो गेहूं होती है, गेहूं में, और दूसरा है ओट, सोयाबीन, कॉटन आदि में संपादित किए जाते हैं। ठीक है, किसमें किसमें? गेहूं, जई, सोयाबीन, कपास आदि में संपादित किए जाते हैं। इसमें देखो, सबसे पहले जो गेहूं होता है, व्हेट के हेक्साप्लॉइड वैरायटी वाली अनेक जातियां पाई जाती हैं तथा उनके बीच के क्रॉस से प्राप्त F1 पादप पूर्णतः निषेचन क्षमता युक्त होते हैं। जो गेहूं के हेक्साप्लॉइड वैरायटी होती हैं, ऐसे किस्म वाली अनेक स्पीसीज पाई जाती हैं। इसके अनेक जातियां पाई जाएंगी, और उन्हीं के बीच में जो क्रॉस कराया जाता है, उस क्रॉस से जो F1 प्लांट प्राप्त होते हैं वो पूर्णतः निषेचन क्षमता युक्त होते हैं। जैसे सामान्य गेहूं को क्लब वेट या स्पेल्ट वेट
मतलब टी स्पेल्टा के बीच संकरण से कंप्लीट फर्टिलाइजेशन क्षमता वाले संकर पौधे या हाइब्रिड प्लांट प्राप्त किए जा सकते हैं। ठीक है, अब क्या होगा हम देखते हैं कि किसके बीच कैसे क्रॉस कराने से क्या होता है, उसी को हम देखेंगे। चलिए, ये देखिए फुली फर्टाइल क्रॉसेस का जो गेहूं वाला उसका प्रजाति होता है उसी से हम करा रहे हैं। ट्रिटिकम एस्टिवम और ट्रिटिकम कैम्पेक्टम का जो क्रॉस कराया जाता है ये डिप्लॉइड होते हैं, ये भी डिप्लॉइड होते हैं। तो इसमें जो पेरेंट्स होते हैं ये होते हैं। अब क्या होगा, इनका क्रॉस कराने से हाइब्रिड मतलब जो संकर प्लांट जो प्राप्त होता है वो पूर्ण निषेचन क्षमता युक्त होता है। ये भी डिप्लॉइड होता है। ये F1 पौधे में प्राप्त होते हैं, F1 प्लांट में। ठीक है, फिर से इसमें ट्रिटिकम एस्टिवम और ट्रिटिकम स्पेल्टा का क्रॉस कराया जाता है। यहाँ क्या हुआ था, ट्रिटिकम एस्टिवम और ट्रिटिकम कॉम्पैक्टम का क्रॉस कराया गया था। पूर्ण निषेचन क्षमता युक्त हाइब्रिड प्लांट प्राप्त हुए, F1 प्लांट। ठीक है, फिर से इनका पेरेंट्स क्या था, ट्रिटिकम एस्टिवम और ट्रिटिकम स्पेल्टा के बीच में क्रॉस कराया गया। तो F1 प्लांट्स जो प्राप्त हुए वो हाइब्रिड पूर्ण निषेचन क्षमता युक्त ये भी थे। ठीक है, यही था हमारा अब फुली फर्टाइल इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिड्स इन वेट, मतलब गेहूं में कराया गया जो क्रॉस था यही था। ठीक है, अब देखिए सेकंड नंबर में हम क्या बोले थे, पार्शियली फर्टाइल क्रॉसेस, आंशिक रूप से उर्वर क्रॉस। ये क्या होता है, आंशिक रूप से उर्वर क्रॉस क्या होता है, एक ही वंश की दो जातियां अगर अपने गुणसूत्रीय संख्या में अंतर रखते हों, एक ही स्पीसीज के हों, दोनों अलग अलग जातियों के हो और अपने गुणसूत्र की संख्या में अंतर रखते हैं, उसमें डिफरेंट होता है लेकिन उनके कुछ गुणसूत्र समान भी होते हैं, और इन दोनों जातियों के बीच क्रॉस कराया जाए तो F1 के जो संतति पौधे होते हैं आंशिक रूप से ही उर्वरता प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, और ये आंशिक उर्वरता वाले F1 संकर पौधे कौन कौन से होते हैं, गेहूं होते हैं, कपास होते हैं, तंबाकू होते हैं आदि इनमें खोजे जाते हैं। ठीक है, तो हम कपास के देखते हैं। तो जो कपास क्या होता है, अमेरिकन फसली जाति होता है, वो डिप्लॉइड होता है जिसे हिरसुटियम कहते हैं, तथा वन्य कपास जाति जो होता है वो अलग होता है। ठीक है, जो वो भी डिप्लॉइड होता है। इसके क्रॉस आंशिक रूप से उर्वर F1 हाइब्रिड प्लांट्स जो प्राप्त होते हैं, क्योंकि पहली जाति टेट्राफ्लोइड तथा दूसरी जाति डिप्लॉइड प्रवृत्ति वाली होती है। दोनों ही जातियों में जो डी गुणसूत्र तो होता है, इनके कारण F1 पौधों में 13 बाइवेलेंट गुणसूत्र पाए जाते हैं। ठीक है, लेकिन 13 मोनोवैलेंट गुणसूत्र भी होते हैं, क्योंकि डिप्लॉइड जाति में एक गुणसूत्र नहीं पाया जाता। यही कारण है कि संततियां आंशिक रूप से ही उर्वर होती हैं, लेकिन कभी कभी बीज भी बनते हैं इनमें। देखिए यही है वो जो पेरेंट्स होते हैं, वो गॉसिपियम मतलब हिरसुटम और गॉसिपियम थुरबेरी या थरबेरी, इससे क्रॉस कराया जाता है। ये भी डिप्लॉइड होते हैं और ये भी डिप्लॉइड ही होते हैं। ठीक है, तो F1 जो संतति प्राप्त होते हैं ऑफस्प्रिंग, तो इसमें हाइब्रिड प्लांट प्राप्त होते हैं। इसमें से जो A वाला आता है और ये D आता है, मतलब क्या आता है, इसमें ये गुणसूत्र नहीं पाया जाता है। किसमें, गॉसिपियम थुरबेरी में। तो गॉसिपियम हिरसुटम में ए गुणसूत्र पाया जाता है, इसमें डी गुणसूत्र पाया जाता है। इसमें ए पाए जाने के बावजूद भी डी पाया जाता है, तो इन दोनों का क्रॉस कराने से इसका ए गुणसूत्र आता है और इसका डी गुणसूत्र आता है। ठीक है, अब F1 संतति में तो ये हो गया। तो इसमें क्या हुए, 13 बाइवेलेंट तथा 13 मोनोवैलेंट गुणसूत्र। अब सामान्य गेहूं में कराया जाता है तो क्या होता है, देखिए सामान्य गेहूं जो कि हेक्साप्लॉइड होता है, इसको अगर टेट्राप्लॉइड ड्यूरम गेहूं होता है उससे क्रॉस कराया जाता है तो भी आंशिक उर्वर F1 संतति प्राप्त होता है। इसमें देखिए सामान्य गेहूं में अब कराया जाता है तो क्या होता है,
ट्रिटिकम एस्टिवम और जो ट्रिटिकम ड्यूरम होता है, इनके बीच में क्रॉस कराया जाता है। इसमें ए गुणसूत्र, बी गुणसूत्र, डी गुणसूत्र पाए जाते हैं, पर इसमें ए गुणसूत्र, बी गुणसूत्र पाए जाते हैं जो पेरेंट्स होते हैं। अब ऑफस्प्रिंग जो होता है, मतलब जो F1 संतति अब प्राप्त होंगे तो क्या होंगे, F1 पौधे हाइब्रिड प्लांट होंगे। इसमें ए गुणसूत्र, बी गुणसूत्र, डी गुणसूत्र तीनों का ए गुणसूत्र, बी गुणसूत्र, डी गुणसूत्र तीनों का गुण आएगा। ठीक है, इसमें से 14 बाईवैलेंट होंगे और 11 मोनोवैलेंट गुणसूत्र होंगे। ठीक है, अब हम देखेंगे सेकेंड को, मतलब कि थर्ड को, जो फुल्ली स्टेराइल क्रॉस होता है, पूर्णतः बंध क्रॉस होता है, वो क्या होता है। तो देखिए यही है वो पूर्णतः बंध क्रॉस, फुली स्टेराइल क्रॉस। ये क्या होता है, गुणसूत्रों की बिल्कुल असमानता वाली जो अंतर जातीय क्रॉस होती है, इंटर स्पीसीज क्रॉस होती है, उसमें F1 के संतति पौधे पूर्णतया बंद होते हैं, फुल्ली स्टेराइल होते हैं। इन्हीं स्थितियों में गुणसूत्रों की संख्या समान या असमान दोनों हो सकती है। असमानता वाली इंटर स्पीसीज क्रॉस में F1 संतति पौधे पूर्णतः जो स्टेराइल होते हैं, बंद होते हैं। इन स्थितियों में गुणसूत्रों की संख्या समान या असमान दोनों हो सकती है, क्योंकि गुणसूत्रों की जो होमोलॉजी नहीं होती है, अतएव जो अर्धसूत्री विभाजन होता है, मियोसिस डिवीजन के क्रम में सिनैप्सिस की क्रिया नहीं होती है, और इसी कारण से ही F1 पौधे पूर्णतः जो स्टेराइल होते हैं, बंद होते हैं। ऐसे हाइब्रिड प्लांट्स को कोल्चिसिन उपचारण द्वारा कोल्चिसिन ट्रीटमेंट किया जाता है, उसके द्वारा उसमें द्विगुणन की प्रक्रिया चालू किया जाता है और उससे ही डिप्लॉइड पौधे में बदलकर उसे फर्टाइल पौधों में बदल दिया जाता है। अब फुली स्टेराइल जो F1 संकर संतति कपास, तंबाकू, गेहूं, सरसों, मूंग, उर्द आदि में भी आसानी से मिलता है। सबसे पहले हम देखेंगे ब्रेसिका में। ब्रेसिका में क्या होता है कि ब्रेसिका ओलिसेरिया, ब्रेसिका नाइग्रा को आपस में क्रॉस कराने पर भी सभी क्रॉस के F1 जो हाइब्रिड प्लांट्स होते हैं वो स्टेराइल प्राप्त होते हैं। देखिए सबसे पहले ब्रेसिका कॉम्पेस्ट्रिस और ब्रेसिका नाइग्रा, इन दोनों का क्रॉस कराया जाता है। ए गुणसूत्र पाए गए हैं, इसमें बी गुणसूत्र पाए गए हैं जो पेरेंट्स वाले होते हैं, इनमें क्रॉस कराया जाता है तो F1 जो संतति या F1 प्लांट प्राप्त होते हैं वो हाइब्रिड होते हैं और स्टेराइल होते हैं, मतलब संकर बंधी होते हैं। इसमें ए गुणसूत्र का गुण आता है और बी गुणसूत्र का भी गुण आता है। ठीक है, अब क्या होगा, इसमें कोल्चिसिन ट्रीटमेंट किया जाएगा, कोल्चिसिन उपचारण किया जाएगा, तो जो न्यू स्पीसीज प्राप्त होगा, क्योंकि जनरली हम देखते हैं कोई भी प्लांट होता है इसमें कुछ क्रिया कराने पर इसमें प्राप्त होते हैं। अब देखिए जो न्यू स्पीसीज प्राप्त होता है वो ब्रेसिका जनसिया का। ठीक है, इसमें ए वाले गुणसूत्र, बी वाले गुणसूत्र दोनों होते हैं, ये डिप्लॉइड प्राप्त होता है। अब हम बी में देखेंगे जो कि डिस्टेंट हाइब्रिडाइजेशन का सेकेंड टाइप, इंटरजेनेरिक हाइब्रिडाइजेशन, मतलब अंतर्वंशीय प्रसंकरण। ये क्या होता है, एक ही फैमिली के दो अलग अलग जेनेरा, अलग अलग वंशों के बीच में संपादित किए जाने वाले संकरण या हाइब्रिडाइजेशन को ही इंटरजेनेरिक हाइब्रिडाइजेशन कहते हैं। इस प्रकार के क्रॉस का प्लांट ब्रीडिंग में बहुत कम यूज़ किया जाता है। अच्छा, बहुत कम यूज़ क्यों किया जाता है, कुछ तो होगा, चलिए हम देखते हैं। क्योंकि बहुत सारी रुकावटें आती हैं। ये रुकावटें क्यों आती है, इसको देखिए, इसकी सफलता की संभावना बहुत कम होती है। सफलता की संभावना कम होती है मतलब इस तरह का संकरण सामान्यतः एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन द्वारा रिप्रोडक्शन करने वाली स्पीसीज में उपयोगी साबित होता है। इंटरजेनेरिक हाइब्रिडाइजेशन के क्रम में डेवलपमेंट होने वाली F1 प्लांट प्रायः स्टेराइल या बंद होते हैं। कोल्चिसिन ट्रीटमेंट किया जाता है, उसके द्वारा क्रोमोसोम नंबर का डबलिंग किया जाता है, उसका द्विगुणित किया जाता है, गुणसूत्रों में द्विगुणन होता है। कोल्चिसिन जब उपचारण करने के पश्चात फिर फर्टिलिटी रिस्टोर्ड की जा सकती है। ठीक है, अब देखिए
कितने इंपॉर्टेंट इंटरजेनेरिक क्रॉस हैं, इसके कितने प्रोसेस होते हैं। मूली और गोभी में जो संकरण होती है मतलब रेडिश कैबेज क्रॉस होती है, इसमें मूली के भी लक्षण और गोभी के भी लक्षण दोनों पाए जाने वाले, क्रॉस कराने से दोनों के गुण पाए जाते हैं, ऐसा प्लांट उत्पादित किया जाता है। ठीक है, इसको हम देखेंगे। दूसरा, गेहूं और राई के संकरण से एक न्यू वैरायटी को फिर से उत्पादित किया जाता है। सेकंड हो गया। थर्ड होता है गन्ना में इंटरजेनेरिक क्रॉस इन शुगर केन। चलिए देखते हैं। देखिए क्या होता है, ये है गन्ना और मूली और गोभी में संकरण, रेडिश कैबेज क्रॉस। इस कार्पेचेंको नामक जो ऋषि वैज्ञानिक थे, उन्होंने ब्रेसिकेसी कुल के 2 पौधे मतलब मूली भी ब्रेसिकेसी का और पत्ता गोभी भी ब्रेसिकेसी का, इनको आपस में क्रॉस कराया। तो कार्पेचेंको ने अपने इस अभिजनन कार्यक्रम में देखा कि एक उद्देश्य रखा था। ऐसे संकर किस्म जो हाइब्रिड वैरायटी होते हैं जैसे कि रेफिनो ब्रेसिका का विकास करना है, उसका डेवलपमेंट करना है उसे, जिसमें मूल के लक्षण तो मूली के हो मतलब जड़ वाला हिस्सा, नीचे का हिस्सा जो होता है वो मूली का हो, तथा वायवीय लक्षण मतलब जो ऊपर वाला लक्षण होता है वो पत्ता गोभी के लक्षण हो। ऐसा उन्होंने एक उद्देश्य रखा था ताकि जड़ तंत्र और प्ररोह तंत्र मतलब जड़ वाला भाग निचला हिस्सा भी किसी प्लांट का और ऊपरी हिस्सा भी दोनों ही मानव के काम आ सके, मनुष्य उसको दोनों को खाद्य हेतु अपने उपयोग किया जा सके। तो प्राप्त F1 जो होते हैं वो फर्टाइल होते हैं मतलब बंध्य प्रकृति के होते हैं, और इसमें फिर से कोल्चिसिन उपचारण किया जाता है। अब बंध ही प्राप्त हो गए तो क्या कर सकते हैं, कोल्चिसिन ट्रीटमेंट करेंगे, इसके द्वारा डबलिंग किया जाएगा, द्विगुणन किया जाएगा। फिर प्राप्त जो द्विगुणित होते हैं एम्फीडिप्लॉइड जो प्लांट होते हैं उनमें फर्टिलिटी तो थी लेकिन जो लक्षण थे वो विपरीत क्रम मतलब नीचे जो हम बोले थे कि मूली ऊपर पत्ता गोभी, उसके जस्ट ऑपोजिट हो गया। ठीक है, नीचे वाले भाग में जो पत्ता गोभी का लक्षण आ गया, ऊपर वाले भाग में मूली का लक्षण आ गया। तो इसमें फिर क्या होता है, देखिए जैसे ही रेफेनस सटाइवस और ब्रेसिका ओलेसेरिया कैपिटाटा, ठीक है, इसका क्रॉस कराया जाता है तो जो संकरण होता है, हाइब्रिडाइजेशन होता है, उससे F1 प्लांट प्राप्त होते हैं, तो हाइब्रिड प्लांट प्राप्त होते हैं। अब कोल्चिसिन ट्रीटमेंट किया जाता है, मैं बताई थी कि इसमें स्टेराइल हो गए, बंद हो गए, तो फिर जो कोल्चिसिन ट्रीटमेंट किया जाएगा, किसी भी कारणवश हमारा कुछ नुकसान हो जाता है या कुछ नहीं हो पाता है तो हम उसके लिए हम भी उपचारण करते हैं, उसका ट्रीटमेंट करते हैं, या चोट लग जाता है तो ऐसा ही है। इसमें बंध प्राप्त हुए तो इसमें कोल्चिसिन ट्रीटमेंट किया गया, तो फिर एम्फीडिप्लॉइड जो प्राप्त हुए वो रेफिनो ब्रेसिका था। ठीक है, रेफिनो ब्रेसिका का एम्फीडिप्लॉइड प्लांट प्राप्त हुए। अब सेकंड देखिए, गेहूं राई संकरण, व्हेट राई क्रॉस। इसमें क्या होता है, व्हेट और राई में क्रॉस कराया जाता है तो गेहूं एवं राई का संकरण ट्रिटिकेल नामक धान्य को विकसित किया जाता है। इन दोनों का क्रॉस करके ट्रिटिकेल नामक जो धान्य होता है उस वैरायटी को डेवलपमेंट किया जाता है। यह इंटरजेनेटिक जो हाइब्रिडाइजेशन होता है इसके श्रेष्ठ उदाहरणों में से एक को लिया जाता है, इसको गेहूं और राई के संकरण को। यह क्या है, प्रथम मानव उत्पादित धान्य है, मेड मेल सीरियल कहा जाता है, जो पोएसी कुल के ही होते हैं। ठीक है, इसमें भी ऐसे ही होता है, बंध प्राप्त होते हैं, फिर कोल्चिसिन ट्रीटमेंट किया जाता है, फिर ट्रिटिकेल नामक धान को विकसित किया जाता है। देखिए ट्रिटिकम एस्टिवम और सिकेल सीरियल्स को आपस में क्रॉस कराया जाता है, तो जो संकरण से प्राप्त होते हैं वो ट्रिटिकेल नामक धान्य को विकसित किया जाता है। ये स्टेराइल हो जाते हैं, F1 प्लांट बंद हो जाते हैं, तो क्या कर सकते हैं, फिर से इसमें कोल्चिसिन ट्रीटमेंट किया जाता है और एम्फीडिप्लॉइड प्लांट मतलब ट्रिटिकेल का प्राप्त किया जाता है। यही था प्रोडक्शन ऑफ ट्रिटिकेल। अब थर्ड देखिए, गन्ना में ये इंटरजेनेटिक क्रॉस इन शुगर केन मतलब गन्ना में अंतर्वंशीय संकरण। गन्ना अर्थात जैसे इसके विभिन्न प्रजाति होते हैं, गन्ना सैकेरम की कृषि किस्म सैकेरम ऑफिसिनेरम,
ऐसे जो पोएसी कुल के अन्य जैसे जेनेरा वाले होते हैं, जैसे कि सोरघम, इकाइलोपस, इरिएंथस, और क्या क्या हो सकते हैं, नरेंगा, इस क्या है, स्क्लेरोस्केटिकिया, रेफिडियम आदि ऐसे को क्रॉस कराया जाता है तो जो उर्वर F2 पौधे होते हैं वो उत्पन्न किए जाते हैं। और इन अंतर्वंशीय किस्मों में, अंतर्वंशीय वेराइटीज में ही न्यू प्रकार के किस्म या वेराइटी के विकास किया जाता है। तो ज़्यादा नहीं हो पाता है, लेकिन इससे अनेक लाभदायक जीनों के नए समन्वय किए जा सकते हैं। ठीक है, इतना ही था हम लोगों का डिस्टेंट हाइब्रिडाइजेशन। बहुत ही अच्छा प्रोसेस था। तो थैंक यू ऑल। वीडियो अगर समझ में आया होगा तो एक लाइक एंड चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।